तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, बायोगैस प्लांट के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। बायोगैस प्लांट के कई तरह के लाभ हैं। बायोगैस का इस्तेमाल खेती में भी किया जा सकता है और आप अपने घर के कामों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोगैस से पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। इसके और किस तरह के लाभ हैं और राजस्थान में किस तरह से बायोगैस प्लांट कारगर साबित हो रहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। वो दिन गए जब महिलाएं लकड़ी के चूल्हों में खाना बनाया करती थीं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। यही वजह है कि महिलाओं को सांस लेने और दमा जैसी बीमारियों ने घेर लिया था। लेकिन समय तेजी से बदल रहा है। देश के लगभग सभी गांवों में अब महिलाएं गैस चूल्हे पर खाना बनाती नजर आ जाएंगी, जिसके पीछे सरकार की योजनाएं तो काम कर ही रही हैं, जिससे महिलाओं के जीवन में सुधार आया है। सीकर गांव में रहने वाले किसान ताराचंद आज बायोगैस का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उनके घर में भी लकड़ी के चूल्हों का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने बायोगैस प्लांट लगवाया। आज उनके घर में इसी गैस के उपयोग से दोनों वक्त का खाना आसानी से बन जाता है, जिसके लिए घर में पल रहे पशुओं की बड़ी भूमिका है। संयंत्र में एक बार में दिन भर गैस इस्तेमाल के लिए 20 किलो गोबर, करीब 50 लीटर पानी की जरूरत होती है। इससे दिन भर गैस की सप्लाई बनी रहती है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्हें सिर्फ 13,000 रुपए खर्च आया था, जिसमें से 11,000 रुपए सब्सिडी के रूप में वापस मिल गया। इस तरह से बेहद कम कीमत में उनका ये बायोगैस संयंत्र बनकर तैयार हो गया, जो घर की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सहूलियत दे रहा है। ताराचंद बताते हैं, बायोगैस से निकलने वाली स्लरी उनके खेतों में अच्छी खाद के रूप में उपयोग की जाती है, जिससे फसल उत्पादन भी भरपूर मिलता है। ये है बायोगैस। हम पहले गैस पे रोटी सेकते थे, चूल्हे पे। वहाँ से लकड़ी चुन के और सब महिलाएं सब परेशान हो गई थी। फिर हमें मिला जमुनालाल कर्नीलाम बजाज ट्रस्ट से सहायता मिली। उससे हम ये गोबर गैस बनवाया, जिसमें एक टैंक बनवाया। उस टैंक में गोबर गैस को और पानी को एक साथ में घोल के और उसमें छोड़ देते हैं। फिर उसमें एक निकासी का स्थान भी हमने खेत में कर दिया, हमारे खेत की तरफ। उसमें जो गोबर गैस तो अंदर बन जाती है और गोबर जो निकलता है ना बाहर निकासी, वो खेत के अंदर चला जाता है। उससे फसल भी एकदम मस्त होती है। इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है और सिर्फ 13,000 रुपये दिए थे, उनमें से 10-11,000 रुपये वापस मिल गए थे। और इसमें 20 किलो गोबर डालते हैं दिन का और 40-50 लीटर पानी डाल देते हैं। फिर उसको घुमा के हैंडल को और उसमें बाहर उस टैंक में छोड़ देते हैं गोबर को। उससे गैस बन जाती है एकदम मस्त वाली। न तो गैस टंकी वो जो गैस कम जलता है, जो ये आता है ना भारत गैस, ये भी नहीं लाना पड़ता और नया चूल्हा जलाना पड़ता। सिर्फ बायोगैस गैस को बनाते हैं। जैसे 10 बाई 10 का टैंक गड्ढा खोद के उसमें ईंट और बजरी और कंक्रीट तीनों मिला के, और उस कर्नीलाम बजाज ट्रस्ट से फाउंडेशन से हमें को ये शिक्षा मिली। और इसमें जो गोबर में बाहर निकासी निकलती है उसमें भी हमने केज में छोड़ रखे हैं। उससे खाद भी एकदम मस्त वाली बनती है।
और फिर हम एक खेत में निराई गुड़ाई करते हैं। उस समय खाद गोबर को उस खाद को घेर के और निराई गुड़ाई करते हैं। फसल भी एकदम बढ़िया तैयार होती है उसमें। ताराचंद जी ने संयंत्र के आउटलेट पर केचुओं को भी फैला रखा है, जिससे आसानी से वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाए। बायोगैस संयंत्र गांव की तस्वीर बदलने में सबसे बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं। एक तरफ जहां इनसे घरेलू ईंधन की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ किसान रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती की ओर आसानी से मुड़ सकेंगे। तो अभी आपने देखा पहला सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे आप कर सकते हैं ऊंट पालन। देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको ऊंट पालन के संबंध में देंगे कुछ खास जानकारियां। किस तरह से आप कर सकते हैं ऊंट पालन, कौन सी अच्छी नस्ल हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं। आइए तमाम बातें जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान का राज्य पशु है। इसके बाद भी इनकी संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह खेती और यातायात में पशुओं के स्थान पर मशीनों का बढ़ता इस्तेमाल है। जबकि बाकी पशुओं की अपेक्षा ऊंट पालन बेहद सरल और सस्ता है। मौजूदा समय में ऊंट पालन कैसे बेहतर बना सकते हैं जिससे पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और ऊंटों की संख्या में भी इजाफा हो सके, ये तमाम जानकारी दे रहे हैं जयपुर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर महेश दत्त जी। ऊंट को राजस्थान में राज्य पशु के रूप में दर्जा दिया गया है। ऊंट का इस राजस्थान में बहुत ही विशेष महत्व है। इसको राजस्थान का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। जिन परिस्थितियों में ऊंट सर्वाइव कर सकता है, दूसरे पशुओं का सर्वाइव करना उसके मुकाबले बहुत कम है। ऊंट को अगर हम 2 या 3 दिन, कई बार 2-2 दिन तक अगर पानी ना मिले तो भी ये सर्वाइव कर सकता है। दूसरे इसका जो खान पान और रखरखाव है वो अत्यंत ही कम खर्चे वाला है। ऊंट का आजकल जो इसकी संख्या कम हो रही है, इसके लिए सरकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं, क्योंकि इसका एज ए भार वाहक पशु के रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है। पश्चिमी राजस्थान में इस पशु का इतना महत्व है कि पहले समय से ही जो खेती है, जो इसका दूध है और जो इसका महत्व है उस वहाँ के लिए, जैसे जो एक भारवाहक पशु के रूप में ऊँट की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है।
पश्चिमी राजस्थान के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज भी ऊँट का जो रखरखाव है, ऊँट का जो प्रचलन है, वो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जो इनकी जनसंख्या है वो हर प्रतिवर्ष अब घट रही है, जिसका बड़ा कारण है कि जो बोझ ढोने का काम है वो मशीनों ले लिया है, ट्रैक्टर ने ले लिया है, जिसके लिए आज इस पशु की जो संख्या है वो घट रही है। हालांकि इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि बीकानेर ज़िले में एक जो ICR का जो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, जिसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। ऊँट की उपयोगिता किसानों को, वहाँ के जो ऊँट पालक हैं जिनको रायका के रूप में जाना जाता है, उनको उसका महत्व फिर से बताया जा रहा है। और उनके लिए ऊँट का जैसे कई जो उनके पदार्थ हैं, उनको कैसे वो ऊँट के उन पदार्थों से पैसा ले सकते हैं, आय बढ़ा सकते हैं, ऊँट को कैसे बचाया जा सकता है, ऊँट का रखरखाव है, ऊँट को कितना और कौन सा चारा अच्छा लगता है, या मान लीजिए उसकी जो ऊर्जा की कितनी आवश्यकता है, इन सभी के ऊपर अनेक शोध कार्य बीकानेर में चल रहे हैं। ऊँटों की संख्या में इजाफा किया जा सके, इसके लिए सरकार और बीकानेर ऊँट अनुसंधान केंद्र योजनाएं चलाकर लोगों में जागरूकता ला रहे हैं। इसके अलावा ऊँटों में सबसे अहम गुण उसके दूध में छिपा है। इसके दूध में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इसे बाकी पशुओं से अलग करता है। बीकानेर के अंदर जो केंद्र है वो देखने बहुत सारे लोगों को उनका जो प्रदर्शन है वो दिखाए जाते हैं कि ऊँट की उपयोगिता कितनी है और ऊँट हमारे लिए कितना उपयोगी है। खासकर इनका जो दूध है उसमें कई एक गुण हैं, जिसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को गाय के दूध में जो लैक्टोज है उससे दिक्कत आती है, जिसका नाम है लैक्टोज इंटॉलरेंसी, वो ऊँट के दूध पीना उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। ऊँट का दूध जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसकी कम मात्रा पाई जाती है, इसलिए ऊँट के दूध का महत्व गाय के बराबर माना गया है। ऊँट के दूध में भरपूर जो ऊर्जा है, प्रोटीन है और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही पोटेशियम, आयरन जो मिनरल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिंक है, ये इसके दूध में अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि ऊँट का दूध राजस्थान राज्य में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। दूध की मात्रा भले ही कम है, लेकिन उसका जो महत्व है, न्यूट्रिशनल जो इम्पोर्टेंस है, जो न्यूट्रिशन का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष स्थान रखता है। ऊँट के दूध में डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए, हार्ट यानी जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए, और साथ ही कैंसर के लिए एंटीऑक्सीडेंट इसके दूध में पाए जाते हैं। ऊँट का दूध अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारियों के लड़ने के लिए ये हमें एक प्रतिरोधक क्षमता शरीर को प्रदान करता है। इसका जो प्रोटीन है उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, लैक्टोज की मात्रा कम है। यही कारण है ऊँट का दूध गाय के दूध के बराबर माना गया है। साथ ही जिन लोगों को लैक्टोज से सहन करने की क्षमता नहीं है, उनके लिए ऊँट के दूध की रिकमेंडेशन वैज्ञानिकों ने बताई है। और डायबिटीज़ और जो कोलेस्ट्रॉल यानी हार्ट के लिए ये जो दूध है, विशेष जो मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऊँट एक ऐसा पशु है जिसे कम देखभाल की जरूरत है, लेकिन इनकी घटती संख्या इस ओर इशारा कर रही है कि इन्हें फिलहाल संरक्षण की ज्यादा जरूरत है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी ऊँटों की तस्वीरों से नहीं बल्कि इनमें सवारी करके लुत्फ उठा सके। तो अभी आपने ऊंट पालन के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे
इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, हमारी वर्तमान सरकार लगातार जैविक खेती की ओर आप सभी को प्रोत्साहित कर रही है। जैविक खेती हमारे कई किसान भाई बहन अपनाकर आज के समय में फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं राजस्थान के एक ऐसे ही सफल किसान से जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया और फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त करके दूसरे किसानों के लिए भी आज प्रेरणा स्रोत बने हैं। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी। जैविक खेती करने की पहली सीढ़ी पशुपालन है, क्योंकि पशुओं से मिलने वाले गोबर और गौमूत्र से ही जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर किसान पशुपालन करते हैं, या ये कहें कि ज्यादातर पशुपालक जैविक खेती करने लगे हैं। यही वजह है कि राजस्थान की धरती को उपजाऊ बनाने में पशुओं का विशेष योगदान है। इस महत्वपूर्ण बात को किसान तेजी से अपना रहे हैं और जैविक खेती से भरपूर पैदावार ले रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है रंजीत सिंह, जो गौ पालन के साथ कृषि में भी लाभ कमा रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। हम पशुपालन भी करते हैं और खेती भी करते हैं। और गायों में हमारे HF है और साहिवाल है, गिर है और नागौरी है, भैंस भी रखते हैं। पशुपालन से हमें दूध मिलता है, मक्खन मिलता है और सेहत के लिए ये भी अच्छा है। और हमारी जो फसल करते हैं तो फसल में घेरने के लिए जो खाद है वो पशु से मिलती है। अगर अच्छी खाद मिलेगी तो अच्छी पैदावार मिलेगी। और हम देसी गाय की गोबर और गूंद से ही खेती कर रहे हैं। जैसे देसी गाय के गोबर से गंजीवामृत बनाते हैं, वो जो केमिकल वाले जो DAP डालते हैं उसी जगह हम गंजीवामृत डालते हैं और गंजीवामृत का रिजल्ट DAP से भी अच्छा रिजल्ट है। और गूंद से जीवामृत बनाते हैं, गूंद और गोबर दोनों से जीवामृत बनाते हैं। वो भी फसल के अंदर स्प्रे भी करते हैं और वो ज़मीन में भी चलाते हैं। उससे जीवाणु से पोषक तत्व जो फसल को चाहिए वो मिल जाते हैं। और जो हमारी खाद है वो भी जीवामृत डालने से एकदम तैयार हो जाती है, तो फसल के लिए अच्छी रहती है। और जो फसल के लिए कीटाणु के लिए जो दवाई बनाते हैं वो 10 बन्नी अर्क बोलते हैं। वो 10 बात के कड़े हुए पत्ते लेते हैं, वो डालते हैं। देसी गाय का गोंद डालते हैं, उससे वो बनाते हैं। जो मेथी का अल है, जो इल्ली हैं, वो से भाग जाती हैं। और एक पंचगव्य भी बनाते हैं जो फसल में थोड़ी नाजुक सुगंधित हो और बढ़वार भी अच्छी हुए। गाय को दुलार कर रहे हैं ये है किसान रंजीत सिंह। उनके पास करीब 25 देसी नस्ल की गायें हैं जिनसे भरपूर दूध उत्पादन मिलता है। वे बताते हैं कि वर्ष 2013 से वे जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती को अपनाने के लिए रंजीत जी ने प्रशिक्षण लिया, जिसमें तरह तरह के जैविक खाद और कीटनाशक बनाने की जानकारी दी गई। वे जैविक रूप से हर सीजन में अलग अलग फसलें लेते हैं, जिसमें रबी, गेहूं, जौ, चना और मेथी, खरीफ, बाजरा, मूंगफली, ज्वार और ग्वार, जायद, सब्जी फसलें और तरबूज की फसलें लेते हैं।
वे बताते हैं कि राजस्थान में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए वे फव्वारा और ड्रिप सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं। इन विधियों से फसल को पर्याप्त पानी भी मिल जाता है और भरपूर पैदावार भी मिलती है। रंजीत जी मल्चिंग का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे खरपतवार पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है और उपज की गुणवत्ता बनी रहती है। रंजीत मानते हैं कि खेती और पशुपालन के बीच एक सिस्टम काम करता है, जिसमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं होती। उनके इस सिस्टम को समझने कई किसान उनके पास जानकारी लेने आते हैं। रंजीत जी युवा किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे जीरो बजट कृषि पद्धति को अपनाया और बढ़ाया जा सके। सन 2013 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जब बजाज फाउंडेशन ने हमको ये मोटिवेट किया, उसको हमको समझाया, तो पहले तो हम जानते नहीं थे जैविक खेती क्या है, वे फर्टिलाइजर गिरते थे। और बजाज फाउंडेशन के कहने पर हमने ये स्टार्ट किया और ये बहुत ही अच्छा रहा। और रबी के अंदर हम जो गेहूँ बोते हैं, जौ बोते हैं, चना बोते हैं, मेथी दाना बोते हैं। और खरीफ के अंदर बाजरा की फसल लेते हैं, मूंगफली की फसल लेते हैं, मक्का लेते हैं, ज्वार लेते हैं और गंवार की फसल लेते हैं। गेहूँ की फसल 4.5 महीना का टाइम लेती है। 10 नवंबर से 25 नवंबर तक गेहूँ की बिजाई हो जानी चाहिए। और इतना ही टाइम जो गेहूँ का सभी का लगभग एक ही टाइम है। और जो उस टाइम मूंगफली है, मूंगफली 10 मई से 25 मई तक मूंगफली की बिजाई हो जानी चाहिए। और फसल तो जो बरसात आएगी तभी बोई जाएगी। अब से 15 रोज़ बाद में गेहूँ की कटाई कर देंगे, फिर ज़मीन की जुताई करके ज़मीन को छोड़ देंगे। अगर मूंगफली करनी है तो मूंगफली में पड़ाव करके मूंगफली की 10 मई से 25 मई के बीच का पीरियड में मूंगफली की बिजाई कर लेंगे। हमारे यहाँ पर जो M13 और सोनापारी की 2 मूंगफली है वो ज़्यादा बचती है। और मेथी का टाइम भी वही है, गेहूँ के साथ ही मेथी बोई जाती है और पकने में टाइम भी मेथी उतना ही लेती है। मेथी की अब कटाई 15 रोज़ बाद मेथी कटाई, अब ये लास्ट पानी चल रहा है, ये पानी चलने के बाद कटाई हो जाएगी। तरबूज को जो 2.5 महीने का टाइम में तरबूज तैयार होता है। तो याद में जो फसल कटने के बाद ज़मीन रोक भी लेते हैं ना, गेहूँ जो कटने के बाद भी और भी बोएंगे। जो तरबूज करते हैं वो तो हम सब ड्रिप से करते हैं, और फसल हम सब फुहारे पद्धति से करते हैं। और ड्रिप से कम पानी लगेगा, तरबूज में रोग कम आएगा और मेहनत भी बार बार फुहारा नहीं मिलने पड़ेगा, बेलू तले कुचली जाएगी। ड्रिप होगी तो वो दिक्कत नहीं आएगी। और मल्चिंग इसलिए लगाते हैं कि जो खरपतवार है वो ज़्यादा न हुए, और मल्चिंग से जो तरबूज की वो क्वालिटी भी अच्छी बनती है। सब पहले कैरियों से फसल करते थे, जो 10 बीघा ज़मीन की प्योर करते थे, तो फुहारों से हम उसके 40 बीघा प्योर कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा कर लेते हैं। और जो हम लोग खेती करते हैं तो इसमें जो और गांव के जो गरीब लोग हैं उसको यहाँ पे मजदूरी भी मिलती है, उसका भी हमारे खेती से चूल्हा जलता है। और हम जो खेती कर रहे हैं इसकी अच्छे तरीके से देख के SCR के लोग हैं वो भी यहाँ पे, जब शरद गोदा जी है वो भी यहाँ टीम लेके 3-4 रोज़ यहाँ पे ट्रेनिंग लेके गए थे। और लोग भी हमारे पास ट्रेनिंग लेते आते हैं। और कभी हमको जो बोलते हैं भाई आप किसानों को बता के आओ, तो हम जाके भी बता कर आते हैं। रंजीत सिंह जैसे किसान राजस्थान की कृषि को नए स्तर में ले जाने में मददगार साबित हो रहे हैं। वे मानते हैं कि जैविक खेती एक ऐसा विकल्प है जो राजस्थान में भी हरियाली लाने में संभव है। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।